हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौर्य कला के बारे में। अगर आप 67वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मौर्य कला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मौर्य कला में सबसे पहले हम भूमिका के बारे में बात करेंगे, फिर उसके विस्तार पे चलेंगे और अंतिम में हम लोग समीक्षा एवं निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो हम बात करें विस्तार की तो इसे दो कैटेगराइज में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल राजकीय कला एंड सेकंड लोक कला में इसे बांटा गया है। अगर हम बात करें राजकीय कला की तो इसमें राजप्रसाद, स्तंभ और सपूत तीन कैटेगराइज में डिवाइडेड किया गया है। और लोक कला की बात करें तो इसे दो कैटेगराइज में डिवाइडेड किया गया है। स्तंभों के ऊपर पशु आकृति यानी जो स्तंभ था उसके ऊपर में एक पशु की आकृति हमें देखने को मिला है। और दूसरी बात करें तो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हमें देखने को मिले हैं मौर्य कला में। चलिए अब आगे हम इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। भूमिका कह रहा है कला की किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारत कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इस समय कला में मिट्टी या लकड़ी के जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। मौर्य कला में स्थानीय एवं कुछ विदेशी प्रभाव से भी कला का जो स्वरूप विकसित हुआ है उसे कला समीक्षक दो रूपों में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा? एक हो गया राजकीय और दूसरा हो गया लोक कला। राजकीय कला की अगर हम बात करें तो राजकीय कला कला का वह स्वरूप है जिसमें राजकीय प्रश्नों में विकसित हुआ है। और दूसरा लोक कला वह स्वरूप है जो स्वतंत्र कलाकारों, याद रखना है कैसा कलाकार, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा विकसित हुआ हो, उसे लोक कला कहते हैं। आगे मौर्य कला को विभिन्न विशेषताओं में निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है। अब हम मौर्य कला की विशेषता के बारे में अगर बात करें तो उसका देखिए, सबसे पहले एक हो गया स्थापत्य कला, दूसरा हो गया मूर्ति कला। अगर हम स्थापत्य कला का मतलब स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ हम निर्माण किए तो राजप्रसाद निर्माण किए, स्तंभ किए, सपूत किए, गुफा विहार निर्मित हम किए। और जब बात करें हम मूर्ति कला की तो इसमें स्तंभ के ऊपर पशु आकृति मिला था। फिगर के माध्यम से आगे अभी देखेंगे स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित मूर्तियां हमें देखने को प्राप्त हुई। तो ये सब मौर्य कला की विशेषताएं हैं। अब एक एक करके टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। अब राजप्रसाद, इसकी सबसे पहले हम अवस्थिति देखेंगे, फिर विभिन्न उल्लेख देखेंगे, संरचनात्मक विशेषताएं इसका क्या क्या रहा वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अवस्थिति का मतलब हो गया कि ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में है। वर्तमान समय में अभी वहाँ पे कुम्हरार पार्क है। आप अगर पटना जाइएगा तो गांधी मैदान के बगल में ही कुम्हरार पार्क है। वहीं पे मौर्य कला यानी चंद्रगुप्त मौर्य का एक मकान था, उसकी स्थिति को ये बता रहा है। आगे हम बात करें विभिन्न उल्लेख के बारे में, तो इसके बारे में कौन क्या क्या बोला इसके बारे में हम बात करेंगे। एक अरण्य थे जो कि यूनानी यात्री थे। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का मुकाबला सुसा एवं एक बतना स्थित राजप्रसाद से भी नहीं कर सके, यानी इतना भव्य था हमारा मौर्य कला कि इसका वो किसी से तुलना ही नहीं कर पाए, मुकाबला ही नहीं कर पाए। एक यात्री है फायान, नाम तो आप लोग सुने होंगे, जो कि चीनी यात्री है। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य का महल देखें तो ये बोले ये मानव निर्मित हो ही नहीं सकता है, ये देव निर्मित है। ऐसा महल मानव निर्मित नहीं हो सकता, इतना अद्भुत है, इतना विशाल है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे खुद भगवान ने आके बनाया है। ऐसा हमारे फयान ने कहा। और फयान कौन थे? एक चीनी यात्री थे। इस बात को याद रखना अच्छे से कि फयान कौन है? एक चीनी यात्री है। और इन्होंने मौर्य कला को कहा कि ये इंसान के द्वारा नहीं बना है बल्कि ये देव निर्मित है, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है। फिर पतंजलि के बारे में बात करें। पतंजलि एक महाभाष्य के रचयिता हैं। इन्होंने भी मौर्य राजप्रसाद की
खूब प्रशंसा की, जम के प्रशंसा की इन्होंने भी। अब इसकी संरचनात्मक विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आप संरचना यहाँ पे देख पा रहे हैं, भली भांति इसको कॉपी में नोट कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए संभवतः राजप्रसाद के भीतर बने कई विशाल कक्षाओं में से एक 80 स्तंभों वाला सभा भवन विशेष रूप में उल्लेखित, यानी टोटल कितने थे इसमें 80 स्तंभ है। फिर सेकंड विशेषता की बात करें, इसकी छत एवं फर्श लकड़ी की बनी हुई है, यानी यह जो है पूर्णतः लकड़ी का ही निर्मित है। इसमें सीमेंट और ईंट बालू का नहीं प्रयोग किया गया, यह पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है। आगे अगर हम बात करें फिर इसकी पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र का उल्लेख करें तो मेगास्थनीस जो कि एक यूनानी राजदूत है, अपनी पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर की विशाल एवं नगर नियोजन की व्याख्या की है। संरचनात्मक विशेषता की बात करें तो इसमें प्राचीर दुर्ग, बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान है। थर्ड की बात करें तो प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई हमें देखने को मिले हैं। इसमें प्रवेश द्वार भी कुल कितने थे? 64 थे, 64 थे। यहाँ पे कितने हैं? टोटल 64 थे। ठीक है। अब स्तंभ की अगर हम बात करें तो स्तंभ में क्या है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के स्तंभ मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित कराए गए थे। ये दो प्रकार के थे, एक लिपिबंध स्तंभ है, और दूसरा सादा स्तंभ है। तो हम सबसे पहले लिपिबंध स्तंभ के बारे में बात करेंगे, फिर सादा स्तंभ के बारे में बात करेंगे। सादा स्तंभ के बारे में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साड़ एवं रामपुरवा स्थित है, रामपुरवा में ये स्थित है। अब देखिए संरचनात्मक विशेषता के बारे में हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप फिगर दे सकते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक पशु का आकृति, पशु आकृति है इसमें। यहाँ पे देखिए पशु आकृति है, चौकी है, इसको कंठ बोले, इसको उल्टा कमल बोले। कमल है लेकिन इसको कैसे उल्टा के रख दिया, इसको मेखला बोले। इस चित्र को आप अच्छे से बनाने का कोशिश करिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग करने को मिलेगा। ये फिगर देखिए, ये तना हो गया, फिगर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, चलिए इसकी संरचनात्मक विशेषता के बारे में चलते हैं। तो ये पत्थर द्वारा निर्मित था। ये कैसा? पत्थर द्वारा निर्मित है। अधिकांश लाल बलुआ पत्थर जो चूना यूपी एवं मथुरा में आयोजित थे द्वारा निर्मित है। कहाँ का? तो ये मथुरा और यूपी के चुनार का मिट्टी से बना हुआ स्तंभ है। यह स्तंभ गोलाकार है, इसका आकृति गोलाकार है। स्तंभों की लंबाई 20 से 50 फीट तथा वजन में 50 टन है। स्तंभ के चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है, लगता है धातु निर्मित है। मतलब इतना फिनिशिंग इसका ज़बरदस्त है कि ये लगता है एकदम क्या धातु से निर्मित है, जबकि बना हुआ है ये पत्थर से। स्तंभ की संरचना को मुख्यतः दो भागों में देखा जा सकता है। तना इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जा रही है। आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कम होते जा रही है, अर्थात नीचे एवं ऊपर पतला है। इसके कर्मशः देख रहे हैं, मेखला है, उल्टा कमल है, कंठ है, चौकी है, पशु आकृति अवस्थिति हो गया। इसके शीर्ष की अगर हम बात करें तो स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर चौकी पर निर्मित पशु आकृति मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। अब स्फुट की बात करें तो यद्यपि मौर्य कला से पूर्व भी स्फुट का निर्माण होता है, परंतु मौर्य कला से ही स्फुट का व्यवस्थित तथा संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ है। स्फुट बौद्ध कला की रूप है जिसके तहत बौद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। यानी पहले भी स्फुट का निर्माण हुआ है, लेकिन मौर्य कला से ये ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। इस समय ये पूजनीय हो गया है। इस टाइम जो है स्फुट क्या हो गया है? पूजनीय हो गए हैं। इसको लोग पूजा पाठ करने में काम में ला रहे हैं। मौर्य कला स्फुट निर्माण के संदर्भ में शासक का उल्लेखनीय स्थान है। इसमें जो बौद्ध का है वो उल्लेखनीय है।
ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध सम्राट अशोक ने 84,000 स्फुट बनाए। सिर्फ अकेला अशोक ने 84,000 स्फुट का निर्माण करवाए, परंतु यह वर्णन सिर्फ प्रतीक होता है। मौर्यकालीन स्फुटों में सांची, भरहुत एवं राजगिरी के स्फुट उल्लेखनीय है, जिसमें सांची स्फुट को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो इसकी महत्ता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण है। यानी इतना ज़्यादा ये हाईलाइटेड हो गया कि इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। स्फुट की संरचना हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरा पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं, पाल कला में रिलेटेड है, उसमें फिगर को बहुत अच्छा से क्लियर किए हुए हैं बना के। अब स्फुट की संरचना, इसमें तोरण क्या होता था हम बताए थे। तोरण जो प्रवेश द्वार को हम लोग क्या बोलते थे, तोरण बोलते थे। इसको अभी हम लोग गेट, दरवाज़ा, डोर इंग्लिश में बोलते हैं। उसको उस ज़माने में क्या कहा जाता था, तोरण कहा जाता था। फिर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए छत्र है, यष्टि है, हर्मिका है, अंड गोलाकार है, मेदनी चबूतरा है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तोरण प्रवेश द्वार, स्फुट का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब वेदिका के बारे में बात करें तो वेदिका क्या है, वेदिका स्फुट के चारों ओर निर्मित घेरा है। मौर्यकालीन में सांची स्फुट की वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित था। इसमें शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा पत्थर का बनवाया गया था। तो अब ये सब देख सक रहे हैं। प्रदक्षिणा पथ के बारे में बात करें तो ये क्या है, चबूतरा है, इसकी संरचना है ये सब। मेधी के बारे में बात करें तो चबूतरा जिस पर अर्धचंद्राकार गुम्बद अवस्थित होती है। अंड का आकार क्या था, अर्धचंद्राकार है गुंबद, जिसके अंदर छत ईंट से तथा बाहर पक्की ईंटों से निर्मित किया जाता था। हर्मिका की बात करें तो हर्मिका अंड के ऊपर पेटीनुमा संरचना, जिसमें बोध के अवशेष रखे गए थे। यानी हर्मिका में बोध के जो अवशेष थे, जो राख थे, यानी अवशेष जो थे, उनके शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ थे, अवशेष थे, उनके देहांत के बाद जो उसके शरीर के अवशेष पार्ट बचे, उसको हर्मिका में रखा और सबसे पवित्र स्थल हर्मिका को ही कहा गया था। छत्र एवं यष्टि की बात करें तो हर्मिका के ऊपर छत्र के 3 पर श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता का प्रतीक है। यानी यष्टि क्या है, ये उदारता का प्रतीक है। अब बिहार की बात करें तो इसकी अवस्थिति एवं उदाहरण देखेंगे, उसके बाद संरचनात्मक विशेषता दिखाएंगे। तो चलिए हम बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार मौर्य स्थापित कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुकों के निवास के लिए चट्टानों का काटकर गुफा बिहार का निर्माण कहलाता था। यानी हम शॉर्टकट में समझें तो बौद्ध जिस स्थान पर रहते थे उसे हम बिहार कहते थे। ठीक है, बौद्ध के निवास स्थल को क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। इसकी मुख्य अवस्थिति यानी इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है, बिहार के गया जिला में। बिहार के गया जिला में इसका मुख्य केंद्र है। अब उसके बाद फिर बात करें प्रमुख गुहा विहार, तो इसके बराबर पहाड़ी स्थित गुहा विहार अशोक द्वारा निर्मित बराबर पहाड़ी स्थित गुफाओं में सुदामा एवं कर्ण चौपड़ गुहा विहार आते हैं, जिसे उन्होंने आजीवक संप्रदाय की प्रदान किया था। इन गुफाओं में सुदामा गुफा अशोककालीन सबसे प्राचीन गुफा विहार है। सबसे जो प्राचीन गुफा विहार है, ठीक है, वो किसके द्वारा था, अशोक के द्वारा था निर्मित। उसके बाद नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गुफा विहार की बात करें तो अशोक के पुत्र दशरथ, अशोक का पुत्र कौन है, दशरथ के द्वारा निर्मित ये नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गुफा विहार है। इसकी प्रमुख गुफा विहार, कुछ प्रमुख गुफा विहार जैसे गोपी गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, वर्तिका गुफा, ये 3 हमें देखने को मिल सकता है। अब संरचनात्मक विशेषता की हम बात करें तो फर्स्ट में है इसमें 2 कमरा है। कमरे चतुर्भुज आकार के हैं। थर्ड की बात करें तो बेलनाकार छत्र है। फोर्थ की बात करें तो दीवारों एवं छत पर चमकदार पॉलिश है। फिफ्थ की बात करें तो ये लकड़ी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब मूर्ति कला पे आते हैं। स्थापत्य हो गया, मूर्ति कला पे आते हैं तो इसका स्तंभ के ऊपर पशु आकृति हमें देखने को मिला और ये कैसा है, स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित है। मूर्ति कला, मौर्य कला के विभिन्न स्फुट के अंतर्गत मौर्य कला में मूर्ति कला भी उत्कृष्ट रूप में विकसित हुए।
हड़प्पा के उदाहरण को छोड़कर मौर्य काल से ही मूर्ति कला का अवस्थिति प्रमाण मिलता है। मौर्य मूर्ति कला की विशेषताओं एवं स्वरूप को हम दो संदर्भ में देख सकते हैं। फर्स्ट को देखेंगे, स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, दूसरा स्वतंत्र कलाकार के द्वारा निर्मित थे। ये दो विशेषताएं हैं इसकी। स्तंभ के ऊपर पशु आकृति मौर्य स्थापित कला के अंतर्गत राजकीय कला यानी मूर्ति कला का प्रमाण है। जो स्तंभ के भाग है, ये पशु आकृति स्तंभ की संरचना का सर्वाधिक उत्कृष्ट भाग मानी जाती है। इसके अंतर्गत सींग, वृषभ, हाथी की मूर्तियां हमें देखने को मिलते हैं। अब स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्ति सेकंड की हम बात करते हैं। यह लोक कला का स्वरूप है जिसके माध्यम से भारतीय जनजीवन के विभिन्न पक्षों का आकलन होता है। मौर्य मूर्ति कला के तहत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्ति कला का उल्लेखनीय स्थान है। इन मूर्तियों में यश स्तुति की मूर्ति विशेष चर्चा में मिलती है, जो एक प्रकार से लोक जीवन में प्रचलित प्रतीकों की सूचना एवं लोक धर्म के आधार है। यह मान्यता है कि इन्हीं मूर्तियों से आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण परंपरा का विकास हुआ। यानी देवी देवता की जो हम आज पूजा कर रहे हैं उसका स्वतंत्र कलाकार के द्वारा ही निर्मित हुआ था और यहीं से ये हमारे प्रचलन में आया। चमकदार पॉलिश एवं जीवंत अभिव्यक्त यश दर्शनी के मूर्तियों के महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त यश दर्शनी की मूर्तियां का विवरण निम्नलिखित है। स्थान की हम बात करेंगे, फिर मूर्ति की बात करेंगे, लास्ट में विशेषता। दीदारगंज जो कि पटना बिहार में है, ये यशनी है। ये क्या है? समयोगी दर्शनी मूर्ति है। हल्के भूरे बलुआ रंग के पत्थर हैं, इनकी ये विशेषता है। आप सारे विशेषता को एक एक करके देख ले। चमकदार पॉलिश है, नारी सौंदर्य के सूक्ष्म अभिव्यक्त है। उसके बाद सेकंड की हम बात करें तो ये बेसनगर यानी जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी आप देखिए क्या क्या विशेषता है। इसमें 6.7 फीट यानी 6 फीट का लमसम लंबी मूर्ति है। आप इसकी सारी विशेषता देखते चलिए एक एक करके। राजघाट की बात करें तो ये राजघाट कहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा। राजघाट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसकी विशेषता भी यहाँ पे है, आपको देखने को मिल सकती है। सारा विशेषता को आप एक एक करके देख लीजिए। यशनी की मूर्ति के अतिरिक्त भी लोक कला के तहत कई अन्य मूर्तियाँ मिलती है जिन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए स्थान है, राज्य है। पटना में हमें देखने को मिला, कालसी में देखने को मिला, लोहनीपुर पटना में जो देखने को हमें मिला। इसका मूर्ति क्या क्या चीज़ का है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, आप देखिए इसको और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट में हम इसका समीक्षा पे जब पहुंचते हैं तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला में मूर्ति कला के विकास का भी व्यापकता मिली है। विशेषकर इस कालखंड में ऐसे नए तथ्य का समावेश हुआ जिससे मूर्ति कला के स्वरूप को व्यवस्थित होने में मदद मिली। न सिर्फ स्तंभ के ऊपर राजकीय कला के अंतर्गत मूर्तियां बनी बल्कि लोक कला के तहत स्वतंत्र कलाकार द्वारा भी मूर्ति कला में विकसित को गति मिली। यानी यहाँ से क्या हुआ, मूर्ति कला में एक नया गति मिला, एक नया डेवलपमेंट यहाँ से होना स्टार्ट हो गया मूर्ति कला में। मौर्य कला में मूर्तियों के अंतर्गत मूर्तियों का स्वरूप का भी प्रारंभिक स्तर का रहा जिसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में मथुरा एवं गांधार शैली के मानव मूर्तियों का निर्माण व्यवस्थित एवं व्यापक होने लगा। यानी यहाँ से दो तरह का हुआ, एक गांधार, एक हो गया देखिए मथुरा शैली और दूसरा हो गया गांधार शैली। तो ये दो प्रकार का निर्माण यहाँ से आया और ये प्रचलन में आया। मौर्यकालीन पशु आकृति की जहाँ तक बात है वे काफ़ी हद तक स्वाभाविक एवं विकसित थी। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि मौर्य मूर्ति कला के विकसित की दृष्टि से अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। अब मौर्य कला की आलोचना समीक्षा की बात करें तो इसकी आलोचना क्या क्या डिमेरिट रह गई, लेकिन कुछ डिमेरिट रहने के बाद भी मौर्य कला ने खूब डेवलपमेंट किया और नाम कमाया और यूनेस्को में अपना स्थान पाया। आलोचनात्मक के बारे में बात करें समीक्षा तो सबसे पहले उसका भूमिका देख लेंगे,
फिर यहाँ पे तर्क में जाएंगे और समीक्षा में जाएंगे। तर्क में क्या, एक पक्ष तर्क रहेगा, एक विपक्ष। कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक तर्क पे जाते हैं और उसका एक पक्ष में जाते हैं, दूसरा विपक्ष में जाते हैं, तब उसका तर्क अच्छे से हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। मौर्य कला के संबंध में यह विमर्श है कि विषय है कि इस कला पर विदेशी प्रभाव, विशेषकर ईरानी प्रभाव कहाँ तक था। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व इससे संबंधित पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। भूमिका देख लिए। अब ईरानी कला के पक्ष में क्या क्या तर्क रहा इसके बारे में हम बात करते हैं। मौर्य समग्र चौथी ईसा पूर्व से यानी दूसरी ईसा पूर्व तक के लगभग 250 वर्ष पूर्व ईरान में अमोनियंस वंश का शासन था। इस वंश वहाँ मौर्य कला की भांति कला के कई रूपों का विकास हुआ, जैसे राजप्रसाद का विकास हुआ, स्तंभ का विकास हुआ, पत्थर की मूर्तियाँ विकास हुई और भी बहुत सारे चीज़ें। ये 3 महीने इनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। यहाँ के राजप्रसादों में भी बड़े बड़े स्तंभ तथा सभा भवन होते थे, जैसे कि हम पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के सभा स्थल में भी देखते हैं। कुछ कलाविद जैसे जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन इत्यादि इन आधारों पर मौर्य कला की ईरानी हेतु के रूप में देखते हैं। इन्होंने यह भी मत दिया कि स्तंभों के ऊपर उल्टा कमर तथा चमकदार पॉलिश इत्यादि भी ईरानी कला का ही देन है। तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके।